हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुमार मित्तल से बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग द ऑप्शनल क्वेश्चन बाय कुमार मित्तल। What is the optional question? Let's see. The question number first is विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप बहुत आसानी से सही जवाब जानते हैं। कौन सी? त्वरित आवेशों द्वारा। अब देख लेते हैं कि क्या हमारे आंसर बुक से मैच करते हैं कि नहीं। आप देख लें, पहला ऑप्शन है इसमें स्थैतिक आवेश के द्वारा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्थैतिक आवेश स्थिर वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें एक समान रूप से गतिमान आवेश द्वारा। एक समान रूप से जो गतिमान आवेश होता है बेटा, वो जो है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, उदासीन कणों द्वारा। तो उदासीन कण कोई क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, केवल गुरुत्वीय क्षेत्र के अलावा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है सी ऑप्शन है त्वरित आवेश द्वारा। ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय है, ये पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय, ये पूछा है। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय है, तो आपको बहुत स्पष्ट कर दूं मैं बेटा। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय है? ऑप्शन में दे रखा है ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि तरंगें तो बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वो तो यांत्रिक तरंग है। दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय तरंगें। जी हाँ, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन यही सही है ऑप्शन नंबर बी ही, कि ऊष्मा तरंग ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। लेकिन और ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपसे कह रहा है जल तरंगे। तो जल में बिल्कुल भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। जल में एक अनुप्रस्थ तरंग ही चल सकती है, और जल के भीतर जो है अनुदैर्ध्य तरंग चल सकती है। जबकि दोनों ही कौन सी तरंगे हैं बेटा? यांत्रिक तरंगे हैं, तो वो भी नहीं सही है। तीसरा डी दे रहा है रस्सी में उत्पन्न तरंग। तो आपको क्लियर कर दूं कि रस्सी का जो तरंग है बेटा, वो भी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य हो सकता है। ये सारी यांत्रिक तरंग है, तो केवल ऊष्मा तरंग ही विद्युत चुंबकीय तरंग थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रश्न है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूं, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको डिक्लेयर कर दें जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है उसमें कौन कौन सा दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें, बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी यक्स किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग, वो बीटा किरणें है बेटा, ठीक है ना। तो बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको बता दें बीटा किरण का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन एक कण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 में, 2007 में, 2005 में ये बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है बेटा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आइए आपको बता दें बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रेडियो तरंगे, बिल्कुल ये विद्युत चुंबकीय तरंग है बेटा। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंग, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो आकाश से आती है, सूर्य से आती है, ठीक है, आर्क से आती है। तो और ऑप्शन नंबर डी रहा ध्वनि तरंग। तो बिल्कुल ध्वनि तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। यही ऑप्शन सही है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्रॉस का मतलब नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए बेटा चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर? 5 की ओर, जो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले ही आपको दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो आपको बता दें विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऑप्शन दे रहा है अल्फा किरणें, बिल्कुल अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। अल्फा किरणों का मतलब क्या होता है? हीलियम का नाभिक जिसमें 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा किरणें बिल्कुल भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है? बीटा किरणें, आपको बता दिया बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? एक्स किरणें, बिल्कुल एक्स किरणें आपको पता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यही ऑप्शन सही है। लेकिन एक डी भी देख लेते हैं। धन किरणें, धन किरणों का मतलब प्रोटॉन जिससे मिलती हैं बेटा, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही था बेटा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही था।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। आपको बता दें, कह रहा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ क्लू दूंगा। देखिए लैम्डा मिनिमम, ठीक है ना। अब आपको बता देते हैं लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है कौन सी है। तो 4 किरणें दे रखा है आपको, दे रखा है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद आपको दे रखा है एक्स रेज, आपको बता देता हूं सारा एक्स रेज, उसके बाद दे रहा है सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपको दे रखा कौन सा बेटा, गामा किरणें, ठीक है ना, गामा रेज। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं, देख लीजिए इनमें किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम, एक क्रम में देख लें चीजों को। मैं आपको बताता हूं जरा सा, क्या मैं आपको बताने चल रहा हूं तरंगदैर्घ्य का एक 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 ऐसा क्रम जो या तो क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा या तो फिर घटता हुआ क्रम होगा। आइए आप ध्यान दीजिए, तरंगदैर्घ्य का कौन सा क्रम, मैं आपको तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम दिखाता हूं। तो अगर तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम दिखाएं तो सबसे पहले एक बार जान लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 होती हैं और 7 का तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम एक गामा, और गामा से ज्यादा होता है एक्स, एक्स से ज्यादा कौन होता है, एक्स से ज्यादा होता है बेटा पराबैंगनी, ठीक है ना, पराबैंगनी, और पराबैंगनी से ज्यादा होता है दृश्य, विजिबल, ठीक है ना, और विजिबल से भी ज्यादा कौन होता है, विजिबल से ज्यादा जो रेज होती हैं वो होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ज्यादा कौन होता है, इंफ्रा से ज्यादा होता है माइक्रो, और माइक्रो से भी ज्यादा कौन होता है बेटा, रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स सबसे अधिक होती हैं। अब आप ये देख लीजिए, सबसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, गामा की, ये क्रम हो गया। गामा से ज्यादा किसकी है, एक्स की, एक्स से ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा किसकी, विजिबल की, विजिबल से ज्यादा किसकी, इंफ्रा की, इंफ्रा से ज्यादा माइक्रो की, माइक्रो से ज्यादा किसकी, रेडियो वेव्स की। अब आप देख लीजिए इसमें लैम्डा मिनिमम पूछा हुआ है, तो आप देख लीजिए गामा रेज की जो तरंगदैर्घ्य मिनिमम है, ये देखिए, उसके बाद सब लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन सही है आपका वो है ऑप्शन नंबर कौन, डी सही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या, 7। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट, कह रहा है असत्य कथन बताइए, मतलब कि जो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है वो फॉल्स है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इनके बारे में जरा सारे स्टेटमेंट्स देखिए। इनका फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या चीज कि, आई एम सॉरी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया, अभी हम काउंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स। एंड ऑप्शन नंबर बी, त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, यस दिस इज राइट, एक्सेलरेटेड चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती हैं, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वैक्यूम में लाइट की स्पीड से चलती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी। कह रहा है सभी माध्यमों में समान चाल से चलती हैं, ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी मीडियम से इक्वल वेलोसिटी से नहीं चलती, बल्कि ये उस मीडियम की किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं उस मीडियम की एप्सिलॉन डॉट किस पर, म्यू जीरो, इस पर डिपेंड करती हैं। तो सभी मीडियम्स में सेम चाल से नहीं चलती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब ये एक गलत कथन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक यानी कि ग्रेटर एंड सबसे कम, ठीक है ना, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की क्या तरंगे हैं। देखिए आपको 4 ग्रुप दे रखा है, कौन कौन सा, एक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि न्यू मैक्स एंड न्यू मिनिमम वेव्स का आपको पेयर बताना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है गामा रेस एंड रेडियो रेस, गामा रेस एंड रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स। अब आप देखें इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेटा क्या, एक्स रेस एंड इंफ्रारेड, एक्स रेस एंड इंफ्रारेड, एंड ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गामा रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अल्ट्रावायलेट रेस
इंफ्रारेड रेज। यू कैन कंसिडर न्यूमैक्स, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्रम बताया है। व्हाट इज, मैंने बताया है कि गामा रेज, गामा के बाद एक्स, एक्स के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, विजिबल के बाद क्या इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद फिर क्या आपसे कहा था माइक्रो, और माइक्रो के बाद फिर आपसे क्या कहा था बेटा रेडियो, ठीक है ना, रेडियो वेव्स। आप देख लें, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्या लैम्डा। ये लैम्डा का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपसे पूछा हुआ लैम्डा मैक्स और लैम्डा क्या मिनिमम, तो आपको बता देते हैं, सॉरी न्यू मैक्स एंड न्यू क्या मिनिमम। तो न्यू मैक्स जो होता है वो गामा का होता है, दिस इज राइट नाउ, एंड न्यू मिनिमम इज रेडियो वेव्स, दैट इज राइट नाउ। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। What is the question number 9? Actually provided एक्स रेज, गामा रेज तथा जो माइक्रोवेव्स हैं, कह रहा है कि एक्स रेज, गामा रेज एंड जो माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज, गामा रेज एंड माइक्रोवेव्स, दिस इज प्रोवाइडेड। इनके बारे में एक बात लिख रहा है कि जब ये वैक्यूम में मूव करती हैं, जब ये वैक्यूम में मूव करती हैं तो पूछ क्या चीज रखा है बेटा, कह रहा है इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। कह रहा है तरंगदैर्घ्य समान परंतु चाल असमान होती है। अब आपको बता दें कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना, ये सभी वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती हैं। वो लाइट की स्पीड होती है c3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या चीज़ कि चाल अलग अलग होती है, चाल सबकी समान होती है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होती है, इट इज वेरी रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट है, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं सेम है। सो ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या होगा, रॉन्ग होगा इनके बारे में। फिर तीसरी वर्ड्स लिख रहा है कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड सेम है लेकिन वेवलेंथ डिफरेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, सबकी स्पीड सेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये सही है कि इनका जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, ये सारी वेव्स का अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन डी भी देख लेते हैं। कह रहा है कि चाल समान आवृत्ति भी समान होती है, दिस इज नॉट राइट। फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, भले वो सही है ऑप्शन नंबर डी में कि जो है स्पीड सेम होती है, इट इज राइट कि वैक्यूम में स्पीड सबके सेम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही ओनली सही है, डी नहीं सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1/μ0ε0 की विमाएं हैं, डायमेंशन पूछ रहा है 1/μ0 एंड ε0 की। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसकी विमाएं अगर आपसे पूछ रखा है तो आप ये जान लें कि 1/μ0 ε0 इज इक्वल टू सी होता है, वो भी रूट में। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी का स्क्वायर का मतलब होता है, सी एक चाल है LT-1, सो स्क्वायर करेंगे अगर आप इसका, तो वैसे तो बड़े ब्रैकेट के ऊपर नहीं लगाते पावर, लेकिन लगा दिया है आपसे, तो L स्क्वायर T⁻⁻2 ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है बेटा, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा डिक्लेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर 11 सेइंग दैट कह रहा है कि इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ε0, मैग्नेटिक परमिटिविटी μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग है। कह रहा है कोई मीडियम है जिसकी इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ε0, जिसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी μ0 है, तो कह रहा है कि इस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगा, किसका बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होगी इस मीडियम में, दैट इज इक्वल टू सी विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ द μ0 एंड ε0 जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड द ऑप्शन नंबर इज B correct। and now question number 12 is saying that किसी विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड दे रखा है दैट इज गिवन 5 वोल्ट/मीटर, दिस इज प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड दे रखा है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, आयाम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का आयाम। तो एवरीबडी नोज दैट E0/B0 इज इक्वल टू C, दैट्स आई प्रूव्ड। सो वी वांट टू नो दैट E0/C इक्वल टू B0। सो नो B0
E naught's value 5 volt upon meter, and the C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So now calculating the divided 1 3 ones are 3, so that 2 0 3 6 18 and 3 7 are 1.67, near about to 1.10 to the power minus 8. And now volt upon meter, this is meter per second. So second goes to upper, and upon what will be remains meter. This is volt upon meter. Just want to calculate this, what should be B degrees value. Actually volt is equal to what can be written as volt upon meter is equal to Newton per Coulomb. It can be written as Newton per Coulomb multi second upon meter. So that if I second Coulomb, second come here, Coulomb per second and multimeter, so it can be written as Newton upon Coulomb per second ampere meter. So Newton per ampere meter is called Tesla. So the option is correct, that is option number B. Now we see the question number. This is very important to use the units during solution of the question. Question number 13 given. कह रहा प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान मैग्नेटिक फील्ड का द पीक वैल्यू ऑफ द बी नॉट इज 6 वोल्ट एंड 20 नैनो टेस्ला. So and आस्किंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कौन सी वैल्यू है, बेटा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू होगी व्हाट शुड बी. सो एवरीबडी नोज दैट ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी. नाउ कैलकुलेटिंग ई नॉट सी मल टू बी नॉट. सो सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन एंड मल्टी बी नॉट इज इक्वल टू 20 नैनो मीन्स 10 टू द पावर 9 टेस्ला. एंड टेस्ला इज इक्वल टू, आई टोल्ड यू, वोल्ट आई एम सॉरी, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर meter. So now calculating meter cancel. So E naught equals 3 to the 600 and minus 9, that can be written as 10 to the power minus 1. And here Newton upon ampere into second, Q is equal to I into T, that is Coulomb. So that can be written as 60. So 10 to the power minus 1, that it will be 60. That is minus 1, beta 20 given. Twenty-three ja 60. Actually this is 60. So that beta it is now right 6 Newton per Coulomb. That is the option number B. And next question asking to you, that question number 14. What is asking? कह रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान 720 न्यूटन पर कूलाम है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्ग माध्य मूल मान है बेटा वो कितना दे रखा है आपको. कह रहा है कि ERMS इज प्रोवाइडिंग, व्हाट इज ERMS इज प्रोवाइडिंग 720 न्यूटन पर कूलाम, 720 न्यूटन पर कूलाम. एंड आफ्टर दैट आस्क्ड टू यू विद्युत चुंबकीय तरंग की औसत कुल ऊर्जा घनत्व आपसे पूछ रखा है. ठीक है बेटा. अब आपको बता दें औसत कुल ऊर्जा घनत्व अगर आपसे पूछ रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग की तो बहुत क्लियर सी बात है. इट इज हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन 0 व्हाट इज B स्क्वायर. आई वांट टू से टू यू डियर स्टूडेंट, दिस इज ERMS वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर. Actually now this is E square plus half, I'm sorry, epsilon 0 not put, this is mu 0, and B square can be written as E naught C. Either B square can be written as E upon C upon mu zeros, this is only
बेटा ऑन द प्लेस ऑफ द बी के प्लेस पर मैंने ई अपान क्या लिख दिया, सी लिख दिया। चूंकि हर कोई जानता है ई बाई बी इज इक्वल टू सी होता है, तो हम लिख सकते हैं ई बाई सी इज इक्वल टू बी। तो लिख के स्क्वायर कर दिया, म्यू जीरो इज हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर एंड प्लस हाफ बेटा ई स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कम टू नीचे एंड दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज म्यू जीरो। सो नाउ this is beta c square 1 by 2 epsilon 0 e square plus half e square upon c square is equal to 1 upon mu 0 epsilon 0 and multi mu 0 cancel, so epsilon 0 goes to ऊपर, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 0 गोज टू पर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, सो हियर रिमेन्स एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ कुल ऊर्जा घनत्व। यही फार्मूला है बेटा कुल ऊर्जा किसका, घनत्व का, कुल ऊर्जा घनत्व का यही फार्मूला है क्या, हाँ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यू। So dear students, कुल ऊर्जा घनत्व U नॉट U बार इज इक्वल टू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टी E इज इक्वल टू 720 न्यूटन पर कूलाम। So now put the value 720 Newton per coulomb. It will be squared. So the value you will get, you have to calculate that. I do not give the calculation. So for 4.58 multi 10 to the power minus 6. But I will give you the what? I will give you the coulomb square Newton meter square unit. न्यूटन पर कूलाम बेटा न्यूटन स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर कैंसिल, 1 न्यूटन आल्सो कैंसिल, बट हियर रिमेन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट 4.58 10 to the power minus 6, this is all cancels out, so Newton meter multi and also meter square multiplied by meter, so the answer will be 4.58 multi 10 to the power minus 6 joule per meter cube. It is the ऊर्जा घनत्व, total energy density. Now the question number 15 asking what is कह रहा है कि राइट स्टेटमेंट आपको क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है, राइट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। व्हाट इज नाउ राइट स्टेटमेंट इज आस्किंग यू दैट लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। एक्चुअली बहुत क्लियर सी बात है, जब आपको कभी भी वेव्स के क्या बोलते हैं कि मोमेंटम के बारे में कैलकुलेशन करना हो तो आपको बहुत सिंपल चलना चाहिए। कैसे, जैसे आपको पता होना चाहिए P बराबर एच बाई क्या लैम्डा, कि अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है ना, लाइट्स में, तो आपको लाल और नीले प्रकाश में कंपैरिजन करना है कि किसका मोमेंटम अधिक होगा। आपको बता दें कि हमारे इस विबग्योर स्पेक्ट्रम में आपको बता दें दिस इज द लैम्डा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। सो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा जाहिर सी बात है कि उसका क्या मोमेंटम सबसे कम होगा। आप देख लें सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा, तो रेड कलर का क्या अधिक होगा, अगर रेड का मोमेंटम अधिक होगा, वेवलेंथ अधिक होगा, तो रेड के लिए मोमेंटम सबसे क्या होगा, कम होगा। तो लैम्डा फॉर रेड विल बी मिनिमम। तो और अब अगर बात करते हैं ब्लू की, तो आपको बता दें ब्लू का कम से कम वेवलेंथ कम होगा किससे, रेड से। अगर ब्लू का वेवलेंथ रेड से कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लू का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो P फॉर ब्लू इज मैक्स इन कंपैरिजन टू रेड। तो जाहिर सी बात है कि लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ मोमेंटम ज़्यादा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 आस्किंग, कह रहा है कि इसमें से कौन सा हीट क्या है, रे है, उष्मीय विकिरण कौन है, हीट रेडिएशन कौन है इसमें से।
What is heat radiation? The option giving gamma rays, this is not the heat radiative, and microwaves, this is yes, you can give the heat but not properly. And third option अवरक्त विकिरण, infrared, yes, infrared को हम लोग कहते ही क्या है बेटा, हीटिंग रेडिएशन, ठीक है ना, इंफ्रारेड इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट नाउ. एंड द और ऑप्शन देयर आर रेडियो वेव्स, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. रेडियो इज यूज इन द बोलते हैं उसको संचार में, कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो का यूज करते हैं, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविजन में. एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आस्किंग दैट, कह रहा है कि वैक्यूम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर और बी वेक्टर हैं. किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में बात कर रहा है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है. ये बहुत अच्छी बात है, मैंने देख लिया. ये हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है. जाहिर सी बात है कि ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बहुत क्लियर सी बात है. और देन आस्किंग, कह रहा है कि आपको कह रहा है ध्रुवण की दिशा एक्स वेक्टर से दी जाती है. अब आपको बता दें ध्रुवण की दिशा एक्स वेक्टर से दी जाती है, ठीक है ना. पोलराइजेशन एक्स वेक्टर, ध्रुवण की दिशा एक्स वेक्टर से दी जा रही है. ध्रुवण की दिशा किससे दे रखा है, एक्स वेक्टर से दे रखा है. अब उसके बाद क्या चीज कह रखा है, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि तरंग संचरण के वेक्टर से, कह रहा तरंग संचरण, वेव प्रोपागेशन, वो जो दे रखा है के वेक्टर से दे रहा है, वेव प्रोपागेशन के वेक्टर से दे रखा है. कह रहा तब आप बताइए कौन सी बात सही है. यानी मैं बहुत आपसे क्लियर पूछ लूं कि वो आपसे चाहता है कि ध्रुवण की दिशा बताएं कहां होगी, और आपसे पूछना चाह रहा है कि तरंग संचरण की दिशा क्या होगी. बहुत क्लियर कर देता हूं, ध्रुवण की दिशा हमेशा जो पोलराइजेशन की दिशा होती है, ध्रुवण की दिशा वो हमेशा ई वेक्टर से दी जाती है. तो उसने ध्रुवण की दिशा को क्या बताया हुआ है, क्या कहा हुआ है, एक्स वेक्टर. तो ई वेक्टर की ही दिशा में ध्रुवण की दिशा होगी, तो ई वेक्टर इज पैरेलल टू क्या, एक्स वेक्टर. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन किधर होगा, मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होते हैं कौन कौन, ई वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना. वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. तो ई वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर की जो दिशा होगी, ये जो दिशा है बेटा, ये हमें इसकी दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है बी वेक्टर के भी और किसके भी, ई वेक्टर की. दोनों के ही परपेंडिकुलर कौन होता है, ई वेक्टर क्रॉस क्या, बी वेक्टर. और दोनों के ही परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन होता है, यानी इनके पैरेलल होगी कौन, के कैप, क्योंकि के कैप की दिशा वही होगी, कई कौन सी होगी, ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर ही कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन. और इन दोनों के परपेंडिकुलर केवल एक चीज का डायरेक्शन होता है, ई वेक्टर क्रॉस किसका, बी वेक्टर का. यानी जो आपका इसमें से ऑप्शन सही होगा. अब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि के कैप की जो डायरेक्शन होगी, यानी के वेक्टर का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपागेशन का, वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है ना. और ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो तो होता ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन, ठीक है ना. और ध्रुवण की दिशा हमेशा इलेक्ट्रिक वेक्टर से दी जाती है, वैद्युत वेक्टर से दी जाती है, जो कि और ध्रुवण वेक्टर को आपको दिखा रहा है एक्स वेक्टर से, जो कि पैरेलल होना चाहिए ई वेक्टर के. लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.